हेलो नीट एस्पायरेंट्स। तो अपन लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं बेटा, है ना। तो आज क्रैश कोर्स के अंदर मैं मैथमेटिकल टूल समझा रहा हूँ, पर वही टूल समझ रहे हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं, है ना। जो हमारे 10 तक थे वो आप सबको रिमेंबर है ना, चाहे वो श्रीधराचार्य मेथड हो, बाइनोमियल थ्योरम्स हो, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ हो, वो सब आपको पता है। तो जो काम में आ रही सिर्फ मैं वो ही समझा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जने 12th क्रॉस्ड हैं, तब मैं समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझा रहा हूँ, इस ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। तो आपको सब पता है कि जीरो से लेकर माने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें 0 से 90 के बीच में ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। बट इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, मीन्स जो कॉस थीटा और टेन थीटा होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक, रिमेंबर। अब आपको पता है आगे की जरूरत नहीं होती है, हमारे कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जो 180 को क्रॉस करते हो। मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली वैल्यूज हमारी 0 से 180 के बीच में ही लाई करती हैं। पर ठीक है, थोड़ा देख लें। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। बाकी जो भी सब होते हैं साइन या कॉस वो नेगेटिव होते हैं। और कॉस थीटा के अंदर क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और टेन इसमें क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक, तो ये बात पर अपने ज़्यादातर काम आता है, सिर्फ 0 से 180 आपको सबको रिमेंबर है, तो मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमको जब भी कभी कोई वैल्यूज निकालनी हो, जैसे साइन 120 की वैल्यू निकालनी, तो हम 90 + 30 भी कर सकते थे, पर मैंने लिख रखा है ऑलवेज यूज 180 ± थीटा और 360 ± थीटा, यही यूज करेंगे। वी नेवर यूज 90 ± थीटा और 270 ± थीटा हम यूज नहीं करेंगे, ये लिखा है मैंने, नेवर यूज, ऑलवेज यूज 180। और क्यों करते हैं वो ही समझाने के लिए वापस से आपको सबको पता है, मैं जस्ट रीकैप करवा रहा हूँ सब चीज को, जिनका मिस आउट हो गया हो वो भी समझ लें, है ना, क्योंकि नेट में अपने काम आएंगे अभी एग्जाम्स में। तो जैसे साइन 120 की वैल्यू आई तो आप 180 - 60 लिख सकते हैं ना इसको, तो इसका मीन्स ये साइन 60 हो जाता, मीन्स हम इसको कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब 60 साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है, पर क्योंकि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसकी वैल्यू √3/2 हो गई। वैसे अगर cos 120 की वैल्यू आती तो 180 - 60 करते, मीन्स cos 60 लिख देते, पर cos 60 सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन लगाकर अपन ने वैल्यू रख डाली। ऐसे ही अपन ने tan के लिए कर दिया, tan 180 - 60, तो tan भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, वैसे अगर मेरे को साइन 150 की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, मैंने वही वैल्यूज लिखी जो अपने काम आती है। तो 150 की वैल्यू देखें तो साइन 180 - 30 करते हैं अपन, तो साइन 30 हो गया। पर सेकंड क्वाड्रेंट में था और साइन क्या होता है उसके अंदर, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में वैल्यू रख दी साइन 30 की। कॉस की बात करें तो 180 - 30, तो मीन्स पर कॉस जो है वो तो नेगेटिव है, तो इट मीन्स माइनस कॉस 30 कर दिया और फिर माइनस की वैल्यू रख दी -√3/2। ऐसे ही अपन ने tan के लिए करा, tan 150 था, हमने 180 में से माइनस करा, मीन्स वी ऑलवेज यूज 180 ± थीटा। उसका फायदा ये हो रहा है कि अगर साइन है तो साइन ही चलेगा और tan है तो tan ही चलेगा। मैं सेकंड मेथड भी बताने वाला हूं, पर वो हमारे आपको खुद ही पता लग जाएगा, इट्स टू मच डिफिकल्ट, है ना, पर परेशानी होती है, इसलिए अपन 90 यूज नहीं करते हैं। वैसे tan के लिए करते तो tan भी नेगेटिव था तो नेगेटिव लगा दिया, पर आपको पता है 180 की वैल्यूज भी बहुत कम आती है। साइन 180 की बात करें तो कुछ ऐसे तो लिखेंगे 180 - 0, तो साइन 0 आ गया। साइन 0 0 ही होता है और 0 में तो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। कॉस की बात करें तो 180 मीन्स 180 - 0 बोल सकते हैं, मीन्स -cos 0, और -cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, अपन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, नेगेटिव होती, वैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पर सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से -1 हो गई। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। और tan में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, tan 180 - 0 करते, tan 0, बट tan 0 इज 0, सो नेगेटिव होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेट्स मीन इसको नोट डाउन करें, फिर इसके बाद उसको प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ। ठीक, नोट डाउन करें बेटा इसको। ठीक, अब अपन ये देख रहे हैं बेटा इसके अंदर कि देखो मैंने ऑलवेज कहा है कि 180 ही यूज़ करना है, ना कि हमारे को 90 यूज़ करना है। सपोज करो अपन 90 यूज़ करते, साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए, मीन्स 90 + 30 करते, तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है कि हमको साइन की जगह कॉस लिखना पड़ता, cos 30। अब cos लिखते तो हो सकता है कोई बच्चा ये सोच ले कि cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव रख दे। जो तो सोचना अपन को इससे, जो क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में 120 दे रखा था, जो साइन थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ी। इट मीन्स हमारे को दिक्कत आई क्योंकि हमको कन्वर्ट करना पड़ा। पर जो मैंने प्रीवियस बताया था 180 वाला, उसके अंदर साइन था तो सब जगह ही साइन चल रहा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पर भी cos था
अगर आप 90 से सॉल्व करना चाहते तो आपको कहीं ना कहीं कॉस को साइन लिखना होता, तो एक पजल और सोचना होता कॉस के बारे में। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाना पड़ता, मीन्स माइनस वैल्यू। आंसर तो वही आने वाला है जो पहले आया था अपने पास। वैसे tan लेते तो tan कन्वर्ट करना पड़ता कॉट में, ठीक, और फिर दोबारा सोचना tan के बारे में ही पड़ता, जो नेगेटिव है फिर नेगेटिव वैल्यू लगा दी होती है अपन ने। तो कहीं ना कहीं हम जब भी कभी 90 प्लस यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, साइन को कॉस, कॉस को साइन और tan को कॉट बोलना पड़ता है। इट मीन्स हम ये पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे, हम जो मैंने इससे पहले बताया वो ही यूज़ करेंगे। आई थिंक समझे होंगे, ठीक है ना। जो काम आ रहा है सिर्फ वही समझा रहा हूँ मैं, जो अपने नेट लेवल पे काम आएगा एग्जाम्स में। फिर ये कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं जिनकी कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे एग्जाम्स में, पर हाँ कोई बच्चा अगर थ्योरी पढ़ रहा है और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अल्टरनेटिंग करंट या एसएचएम में पढ़ते समय थ्योरी में, पर अब थ्योरी नहीं आ रही हमारे, तो कहीं ना कहीं काम में आता कि साइन ए प्लस माइनस बी होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। और वैसे ही कॉस के साथ होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलूँ तो इसमें कॉस ए कॉस बी एक साथ आता है, पर अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस आ जाता है, माइनस साइन ए साइन बी। ये इसके फॉर्मूले होते तो ऐसे tan के भी हैं, है ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो कहीं ना कहीं हमारे को पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आता नहीं है। मैं वो ही पढ़ा रहा हूँ विच कम इन नेट एग्जाम्स, केवल वो ही पढ़ रहे हैं अपन लोग। वैसे कभी कभार साइन 2a देखते हैं अपन थ्योरी में, तो डेट इज मीन्स 2 साइन ए कॉस ए कर देते हैं, मीन्स जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पर कर देते हैं। और जब कॉस 2a होता है तो उसके टू फॉर्मूले से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये अपने फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ कौन से आ रहे थे, सिर्फ वह 0 से लेकर 180 वाले ही काम आ रहे थे। तो ये वो ट्रिग्नोमेट्री है जो हमारे काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपन जो समझने वाले हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम का है वो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसका चेन रूल्स और ये क्या होता है उसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे आप परफेक्टली अटेम्प्ट करके आ सकें नीट एग्जाम में, ठीक। तो नोट डाउन करें। अब इसके बाद अपन वही देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक बेटा। तो अपन अब देख रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, इनका बहुत ज़्यादा यूजेज आप सभी को पता है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूलेज देख रहे हैं, पर फॉर्मूले सिर्फ वो ही लिख रहे हैं जो हमारे नेट लेवल पे काम आते हैं या फिजिक्स में मोस्ट प्रॉब्ली काम में आते हैं। नहीं तो लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन के और लार्ज नंबर ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं। तो ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है एक्स की पावर एन हो तो एन को आप आगे ले जाएं और उनमें से एक माइनस कर दें। वैसे अगर कोई कांस्टेंट हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसका सिंबल डी बाई डी एक्स होता है, फंडामेंटल जो भी सब रिमेंबर है, तो जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कोई कांस्टेंट होगा 7 हो 8 हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। ई की पावर एक्स में अगर मोस्टली बोला जाए तो ये दोनों तो काम में ही नहीं आने वाले, ये वाले तो लॉग एक्स वाले, क्योंकि अपने क्वेश्चन या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड होते हैं या फिर एल्जेब्रिक होते हैं, क्योंकि एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 होना बाइनोमियल थ्योरम से होगी ना, तो मोस्टली यही काम आ रहे होते हैं। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है और लॉग एक्स का 1/x होता है, पर ये काम ही नहीं आते दो। तो वैसे अगर यहाँ पर बात करें इंटीग्रेशन की, फिर ये भी समझाने वाला हूँ कब लगाना है अपन को क्या चीज़। इंटीग्रेशन का सिंबल आप सभी जने जानते हैं। इंटीग्रेशन में अगर एक्स की पावर एन दे रखी है तो जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, मीन्स 1 ऐड कर देते हैं और वही टर्म नीचे लिख देते हैं n+1 और प्लस कांस्टेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये एक्सप्लेनेशन अब नहीं कर रहा मैं, है ना, क्योंकि जो मैंने बड़े बड़े लेक्चर्स बना रखे मैथमेटिकल टूल्स के, तो उसके अंदर मैंने 5 लेक्चर्स में एक्सप्लेन कराए, तो इसका मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन कराया ना, पर उनकी जरूरत नहीं है। अपन क्रैश कोर्स में वही कर रहे हैं जो मस्ट है, बिल्कुल जरूरत है, वो ही आता है वो ही पढ़ रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देख रहे। 5dx है तो इसका मतलब है जो भी 5 दे रखा है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो ही लगा देते हैं। dx मैंने x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, 5x लिख दिया प्लस c कांस्टेंट। फिर यहाँ से फॉर्मूले जस्ट रेसिप्रोकल हो जाते हैं, cos x का sin x हो जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन था अपने पास, sin x का यहाँ पर माइनस cos x हो जाता है, वहाँ पर cos x का माइनस sin x था, तो ये हो गया। और ये दो तो हमारे काम ही नहीं आएंगे, तो ये दोनों तो एक तरह से कट ही है। e की पावर x होता तो e की पावर x का e की पावर x होता, चाहे डिफरेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें, और 1/x का जस्ट इसका रेसिप्रोकल तो log x हो जाता। तो ये फॉर्मूले हैं जो अपन को वर्क करने वाले हैं हमारे पूरे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब एक कुछ फॉर्मूले हमारे मल्टीपल और डिवीजन के भी होते हैं डिफरेंशिएशन के, कि अगर दो टर्म्स दे रखी हो u और v प्रोडक्ट के अंदर,
तो हम किसी एक को लीव करेंगे, जैसे u को लीव करा और v का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर अपन ने v को लीव किया और du/dx का कर दिया। मीन सबका एक बार करना है, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। वी नेवर यूज डिवाइड फॉर्मूला, तो इसका मैं जस्ट लिखा है पर ये कट है, इसका यूज नहीं है, क्योंकि अपन करेंगे क्या, अगर कोई चीज डिवाइड में भी होगी तो उसको अपन माइनस करके ऊपर ले जाएंगे पावर को और फिर मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इज वेरी इजी। बट जब हम डिवाइड पर जाते हैं तो एक ट्रबल है एज ए फॉर्मूला भी, कि पहले नीचे वाले का आप स्क्वायर करें, फिर ऊपर आपको v को लीव करना है डिनोमिनेटर को, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है du/dx, अभी माइनस लगाना है, फिर u को लीव करना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें बहुत सारा समझना होता है। तो वी नेवर यूज डिवीजन मेथड, वी यूज ओनली मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप नोट डाउन करें, बस अपन आप क्वेश्चंस के थ्रू समझ रहे हैं सारी बातों को। ठीक बेटा, नोट डाउन करें इस टर्म्स को। ठीक बेटा, अब अपने फॉर्मूलेज देखिए। अब अपन क्या देख रहे हैं कि कब यूज़ करना है, क्योंकि आधे जनों को यही पता नहीं होता कि कब डिफरेंशिएशन लगानी है और कब इंटीग्रेशन लगानी है जब अपन को इक्वेशंस दी जाती हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही है डिवीजन। तो अगर कोई फॉर्मूला हमारे को डिवीजन का नज़र आ रहा है, डिवीजन का नज़र आ रहा है, लाइक वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन निकालना हो और वेलोसिटी इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आ रहा है, तो हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे। बट अगर कोई फॉर्मूला मल्टीप्लाइड का है तो इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन जो यूज़ करेंगे व्हेन फॉर्मूला इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, लाइक जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तब यूज़ करेंगे। ठीक, अब क्योंकि आपको पता होगा मोस्टली क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शंस पर रहते हैं हमारे, तो उसके लिए हमारे को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जिसको अपन आइलेट रूल भी बोलते हैं। मीन्स कुल मैथमेटिक्स में हम पढ़ते क्या क्या हैं, तो मीन्स थोड़ा आइलेट में, आई मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसका कभी कोई क्वेश्चंस नहीं आता पर तब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक होती है लॉगरिथम मीन्स जिसमें log x आते हैं हमारे पास, वो लॉगरिथम पढ़ते हैं। एक एल्जेब्रा होती है जिसमें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, x⁻², x⁻3, तो डेट इज कॉल्ड एल्जेब्रा। और साथ ही ये ट्रिग्नोमेट्री जो भी आप लोगों ने अच्छे से देखी है 10th तक भी, sin x cos x, और 11th-12th में भी देखी है। और ई से एक्सपोनेंशियल मीन्स ये हमारे पास 5 है पूरी मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। ठीक है, अब ये कैसे काम आएंगे वो अपन अभी न्यूमेरिकल्स करने ही वाले हैं। फिर एक अपन ने देखा होगा जो नाम सुन रखा है अपने फंक्शन ऑफ फंक्शन, या बोले तो चेन रूल्स, वो किस तरह के होते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके बाकी तो अपन करने ही वाले हैं। जैसे sin ωt+kx होता है, या cos 2x+3 हो, या sin² x निकालना हो, या √t² + 7 निकालना हो, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे को रूल लगाने होते हैं, चेन रूल्स। ठीक, एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है जो मैंने लास्ट में ली, कि जो डिफरेंशिएशन कई बार क्या करना होता है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्वांटिटी से करना पड़ जाता है हमारे को। जैसे कि मैंने अगर एग्जांपल बात करें तो मैंने सर्किल का एरिया ले रखा है πr², पर बोला गया डिफरेंशिएशन करना है टाइम की रिस्पेक्ट में। अब ना तो यहाँ पर कोई टाइम है, ना यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एरिया है और यहाँ पर रेडियस है, तो किस तरह से करते हैं वही अपन अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखने वाले हैं। और ये भी तय है नेट में जो भी क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन पर, वो या तो होगा चेन रूल पे वर्क करने वाला या होगा किसी डिफरेंट क्वांटिटी वाला, और यही हम लोग सब जने नहीं समझ पाते कि करना क्या है। तो बस मैं न्यूमेरिकल्स चालू करने वाला हूँ, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ढंग से क्लियर कर दूंगा बेटा, तो नोट डाउन करें इसको। ठीक बेटा, अब अपन न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं अपन वो बिल्कुल सिंपल, जो आप लोग भी जानते हैं, पर एक बार प्रैक्टिस के लिए वापस चालू कर रहा हूँ। तो 3x⁴ + 4x + 7 दे रखा था अपन को। ठीक है, तो विथ जो भी चीज़ यहाँ पर दे रखी होती है अपन उसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x करा तो dy/dx, फिर 3 को अपन ने एज इज, इनको कॉफिशिएंट्स बोलते हैं और इनको कांस्टेंट बोलते हैं, तो अपन ने 3 को बाहर रखा और x⁴ का डिफरेंशिएशन करा, फिर 4 को कॉफिशिएंट को बाहर रखा, dx/dx करा, और 7 जो कांस्टेंट का था 7 उसको ऐसे लिख दिया। अब जो भी पावर होती है उस पावर को अपन कहाँ लेते हैं, आगे फर्स्ट रूल से, और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास 12x³। इधर देखें तो ये 4 था, सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वैसे इसके पीछे रूल भी है कि अगर अपन सोचें ये सब जरूरत नहीं है, सेम रिमेंबर रख लें, है ना, कोई रूल बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें सेम हुए तो अपन ने 1 कर दिया, और कांस्टेंट का कितना होता है एज ए रूल 0, तो अपने पास आंसर ये आ गया। ठीक है, अब जो फर्स्ट चीज़ समझनी थी वही मेरा सेकंड एग्जांपल है, कि अगर y = e⁻x और sin x दे रखा था, जो मैंने आपको आइलेट रूल पढ़ाया था, तो आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, मीन्स दोनों डिफरेंट है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है इसमें जरूर u और v ही लगाना है, जो आपको क्या बताया था, एक छोड़कर एक का डिफरेंशिएशन करना है। तो e⁻x को छोड़ा और sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर sin x को छोड़ा और e⁻x का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो e⁻x का तो e⁻x था।
ठीक। और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया है ना, एज ए रूल साइन एक्स को रखा और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये ही हमारा आंसर आ गया। फिर ई की पावर एक्स को अपन आगे लिख देते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि इसका मल्टीप्लीकेशन दिखे, डेट्स ऑल, है ना। तो ये इसका था, ठीक। पर अगर हमारे पास कॉस एक्स टाइम एक्स आ जाता तो कोई बच्चा अगर इसको यू और वी से सॉल्व करने की कोशिश करता तो ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता, शायद 2 पेज में सॉल्व होता। तो इसका मतलब नेट में तो फिर सॉल्व ही नहीं होता ना ये क्वेश्चन, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती। तो अगर आपको जब भी सेम दिख रहे हो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो हम u और v यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज दिस u एंड v, बोथ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं। तो सो फर्स्टली सिंप्लीफाई, फर्स्ट सिंप्लीफाई करें जो ऑलवेज 10 तक के लेवल का हो जाएगा। मीन्स 11-12 में तो आपने वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि इसको अपन नॉर्मल कॉस को कॉस रहने के बाद 10 में फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। बट 10x को साइन अपॉन कॉस बोलते हैं ना, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, हमारे पास सिर्फ साइन एक्स बचा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, आ गया आंसर। तो डिफरेंट होंगे तो हम करेंगे, डिफरेंट होंगे तो हम यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो 2 ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं इसमें भी हम u और v सोच सकते थे, पर सोच से तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसको भी कट कर रहा हूँ। उसकी जगह हम लोग क्या करते, बोथ एल्जेब्रिक टर्म्स है, बोथ एल्जेब्रा है, तो इसको हम फर्स्टली सिंप्लीफाई कर दें। तो इस ब्रैकेट को ओपन करते तो कुछ ये ब्रैकेट आता हमारे पास, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी होता। 3x 3 आगे लेते, एक माइनस करते तो 2 आ जाता, dx का 3 कॉफिशिएंट होता, dx आ रहा है तो 1 ही रह जाता हमारे पास, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता, 2 आगे जाता, -1 होता, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो हमारे पास 3x स्क्वायर 2x + 3 हमारे पास आंसर हो जाता। ठीक बेटा, नोट डाउन करें, फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक बेटा, अब अपन ये समझ रहे हैं कि जैसे अपन को y = sin x अपॉन एक्स स्क्वायर दे दिया, मीन्स डिवाइड में दे दिया, पर मैंने आपसे कहा था डिवाइड का रूल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर को अपन ऊपर ले जा सकते हैं ना, साइन चेंज करके, तो -2 कर दिया। अब आपको पता होगा ये एल्जेब्रिक टर्म है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो जब डिफरेंट होगी वो आइलेट रूल से कि अगर 2 डिफरेंट है तो हाँ ये तय है u और v का ही फॉर्मूला लगेगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो अपन क्या करें, एक को छोड़ें और sin x का डिफरेंशिएशन कर दें, फिर sin x को लीव आउट करें और x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कर दें। तो sin x का तो हो गया cos x, और जब इसका करा डिफरेंशिएशन तो इसकी -2 आगे गया होगा, इसमें से -1 हुआ होगा, तो इसकी पावर तो -3 हो गई ना, और -2 हो गया। बाकी सब कुछ अरेंजमेंट है, मीन्स x की पावर -x, ये -2 आगे चला गया, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे को 6th-7th क्लास से बताया गया है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर माइनस में नहीं छोड़ा जाता। तो माइनस का x2 था तो इसको मैं वापस नीचे ले गया, x2, x³ था तो माइनस का था तो पॉजिटिव में नीचे ले गया। फिर आप जानते हैं आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स इसका एलसीएम लेता तो x³ एलसीएम आता, x उधर जाता, और इस तरह से कहीं ना कहीं x cos x -2x हमारा sin x आंसर हो जाता। ठीक समझे होंगे, मीन्स डिवाइड में हो तो भी आप उसको अप करके सॉल्व कर दें। वैसे मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, जो भी आपको देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं हमारे को, तो जब इस तरह की वैल्यू दी गई और x नीचे था तो एक तरीका तो ये था x ऊपर ले जाएं फिर सॉल्व कर दें, पर इसको सिंपली जानते हैं कि इनको सबको अलग अलग किया जा सकता है। मैंने एक बार मैं इसको x इसके साथ लगा सकता हूँ, इसके साथ लगा सकता हूँ और इसके साथ लगा सकता हूँ। इसके साथ किया होगा तो एक x कैंसिल होगा, x² बचा होगा, इसके साथ किया होगा तो 7 रहा होगा और इसको करा होगा तो 2/x रहा होगा। ठीक है, और अपन ने डिफरेंशिएशन करना चालू करा, तो इसका करता हूँ तो ये बहुत सिंपल है ना, तो 2 जस्ट आगे ले लिया मैंने, 2x आता है ना, 2 में से -1 जाता है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। 7 का कितना होता, कांस्टेंट है, 0 हो जाता। इसके लिए जरूर मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ कि इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो 2 तो कॉफिशिएंट है, x की पावर -1 हो जाता। अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस आगे लेते और इसमें माइनस का ही करते हैं, तो इसमें माइनस का पावर तो -2 हो जाती ना, और 6x इधर आ रहा है तो 0 ही हो चुका है कांस्टेंट वाला, तो ये और इस माइनस को आगे लेकर पावर -2 हो गई, फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए वापस ऐसे ले जाता ना बेटा। तो आई होप समझे होंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट जो लास्ट बता रहा हूँ इसको आप रिमेंबर करते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि रूट एक्स हमारे बहुत बार आता है, आपने देखा होगा 1D हो, प्रोजेक्टल हो या फिर SHM हो, तो बहुत जगह हमारे को रूट एक्स दिखता है। तो या तो आप रूट एक्स का डायरेक्ट ही याद रख लें कि इसका आंसर होता है 1/√2x, इसको रिमेंबर ही रख लें एज ए डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है, नहीं तो हम कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ। अब हाफ का डिफरेंशिएशन करता तो हाफ आगे आता और इसमें से 1 माइनस होता, तो इसका मैं एलसीएम लेता तो 2 मीन्स माइनस का हाफ आता, माइनस में छोड़ा नहीं जा सकता तो अपन नीचे लेते, पर इसका मतलब तो रूट ही है ना। पर ये इतना कॉमन है कि मैंने लिख रखा है, प्लीज रिमेंबर, इसको रिमेंबर ही रखें कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√2x।
तो ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने प्रोडक्ट बताया कि अगर सेम टाइप्स के हों, मीन्स अगर दोनों एल्जेब्रिक हो, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, तो आप उस समय पर उसको सॉल्व आउट करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएशन अप्लाइड करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पर अगर कोई डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तब तो हमको यू और वी लगाना ही है। डिवीजन का फॉर्मूला याद नहीं करना, इसलिए इसको अप ले गया और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब सबसे मस्ट वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे नेट में आते हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा होता है और किसी थर्ड पार्टी से या डिफरेंट क्वांटिटी से हमारे को डिफरेंशिएशन करना होता है, तो वो ही अब उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना। ठीक बेटा, अब अपन किसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं? ठीक, एक मिनट के लिए। ठीक, तो अपन को ये दिया गया साइन और पीछे कुछ एंगल पर इतनी सारी टर्म्स दे रखी थी। आपको तो वैसे कम मिलेगी, पर प्रैक्टिस के लिए थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज ले ली है मैंने कि साइन के पीछे x 8x² + 3x + 7 दिया, डिफरेंशिएशन करना था। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन चालू हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर दो टर्म्स दिख रही है इसके अंदर। एक है टेक्नोमेट्रिकल टर्म, साइन थीटा दिख रहा है हमारे को, और पीछे एल्जेब्रिक सीरीज आ रही है। तो इसका मतलब है हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एल्जेब्रिक टर्म्स का करेंगे और जो आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाइड करके रखेंगे। तो इट मीन्स मैंने पहले डिफरेंशिएशन साइन का करा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, इस पूरे को हम एक्स मान लें। तो इसका मतलब है एंगल थोड़ी चेंज कर देंगे, जो साइन के पीछे लगा हुआ है वो एंगल ही तो है, तो एंगल ही लगा दिया अपन ने, लेट्स सॉल्व। तो ये कर दिया, पर क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन था तो पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का करा और फिर ये पूरी एल्जेब्रिक टर्म का करा। तो इस एल्जेब्रिक टर्म का करता, इसका तो हो ही गया cos x, इसके ऊपर मल्टीप्लाइड में रख रहे हैं। तो 3 आगे आता, 2 कम होता, इट मीन्स ये हो जाता हमारे पास 24, है ना। 3 नीचे और 2 इसका करता तो सेम है, सिर्फ 3 रहता और कांस्टेंट का 0 हो जाता। तो इट मीन्स वहाँ पर कहीं ना कहीं 24x² + 3 आता, पर इसको पीछे नहीं छोड़ते हैं, सबसे पीछे ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म रखते हैं, नहीं तो कोई बच्चा इसको इस एंगल से मल्टीप्लाइड कर देगा ना। तो इसलिए जो ये अपने पास एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं उनको अपन ने आगे रख दिया। जो ब्रैकेट सॉल्व हुआ था तो 24x² + 3 और कॉस की वैल्यू रख दी। ठीक, इससे पहले एक चीज़ बता चुका हूँ कि √x की वैल्यू याद रखें, है ना। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ठीक है, फिर है sin² का, ये भी बहुत कॉमन है डिफरेंशिएशन हमारा। तो इसका मतलब था क्या, हम 10th क्लास से जानते हैं कि इसका मतलब था sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर आगे अब यहाँ पर बात करें तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन बन रहा है क्योंकि पावर आई हुई है, और ये तो पावर अलजेब्रा ही तो है। और अपन को बोला गया है पहले पावर सॉल्व होती है जब भी हमारे पावर आता है, जैसे 6-7 क्लास में बोल दिया गया था। तो इसका मतलब है एक हमारे पास पावर है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। एक पावर सॉल्व करनी है जिसका हमारा फॉर्मूला था, तो अपन ने x की पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था कि n आगे जाएगा और n-1 होगा। इस बार sin x को हम x मानते हुए सॉल्व करेंगे, मैंने पावर सॉल्व कर रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला था मैंने 2 आगे लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका पूरे का पावर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो 2 आगे लिया और इसमें से -1 कर दिया। तो ये तो मैंने सॉल्व किया है पावर को। अब पावर के अंदर जो जिस पर लगा हुआ था उसको थोड़ी चेंज कर दूंगा, तो sin x है तो sin x ही रहने दिया। पर क्योंकि पावर सॉल्व हो चुकी है पर ये तो sin x भी आ रहा है, तो sin x का हमने cos x किया। तो इसका मतलब है हमने पावर भी एक अलजेब्रिक टर्म है और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, दोनों को तो जब एक साथ अटैच आ रहे हों, किसी एक ही मल्टीप्लाइड जैसे ब्लॉक के अंदर आ रहे हों, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो वो आइलेट रूल मैंने इसलिए ही पढ़ाया था कि आपको रिमेंबर रहे। तो इसका sin x, इसका cos x हो गया, मैंने डेट्स ऑल, ये हमारा आंसर था। पर कभी कभार थोड़ा एक स्टेप बढ़ाना होता है, तो मैंने आपको रूल बताया था 2 sin a cos a को क्या बोलते हैं, sin 2a, तो हमने ये लिख डाला। ठीक बेटा, नोट करें फंक्शन ऑफ फंक्शन के तो बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी अपन, है ना, समझने के लिए, जब तक आप समझ नहीं जाते। ठीक बेटा, अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि जैसे √3t² + 5 दे रखा है अपन को। ठीक, तो क्या करें, पहले अपन पावर सॉल्व करेंगे। पर पावर को सॉल्व करेंगे, रूट वाले ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे रहते हैं। तो अगर अपन सॉल्व करते तो अभी अपन ने देखा था √x का बहुत वक्त लगता ना। पर अगर हमने एक फॉर्मूला और याद कर ले, मैंने 4 ही तो फॉर्मूलेस बोले डिफरेंशिएशन के याद करने के, एक फॉर्मूला और याद कर लें, काम बहुत ईजी हो जाएगा। √x का आंसर कितना निकला था, 1/√2x ये निकला था। तो इसका मतलब जब हमने इसके पावर को सॉल्व किया तो इसका तो आंसर डायरेक्ट लिख दिया ना बस। अब x की जगह तो कुछ भी आ सकता है ना, तो फॉर्मूला है ना, तो x की जगह जो भी आएगा वही तो नीचे रखेंगे, रख दिया। तो हमने पावर को तो सॉल्व कर दिया इस फॉर्मूले की वजह से। और फिर क्योंकि ये अंदर भी अलजेब्रिक टर्म दे रखी थी तो इसको तो सॉल्व करना होता ना, ये 60 होता और ये 0 हो जाता, है ना। फिर 2 से ये कैंसिल्ड हो जाता, तो कहीं ना कहीं मैंने लिख ही रखा है। और उसके बाद ये 3t √3t² / 5 हो जाता।
ये क्वेश्चन कराने के पीछे कारण ये था कि ये क्वेश्चन क्योंकि आपके 1D में आए हुए क्वेश्चन से ये वाले, तो उसमें हमारे को ज़्यादातर सॉल्यूशन क्या दिया जाता है, सेकंड मेथड, और जिसकी वजह से बच्चे कभी कर ही नहीं पाते। तो मैं सेकंड मेथड समझा रहा हूँ, पर ये कट मेथड है, कभी भी ये यूज़ ना करें। अगर आप रूट एक्स को ऐसे याद रख लेंगे तो क्वाइट ईजी हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जब रूट दे रखा होता है, पीछे भी सॉल्यूशन ही दे रखे हैं, पर कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो आपको खुद समझ में भी आ जाएगा। फिर उस बात को समझाने वाला भी हूँ, वहीं पर डिफरेंशिएशन का एंड करूँगा मैं, फिर इंटीग्रेशन समझाऊंगा। तो देखो करते क्या है अपन, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो वो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या क्या दिक्कत होती है, स्क्वायरिंग करते ही ये तो आ जाता है, पर अब क्या हुआ, जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना था तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जो इधर की तरफ नहीं था। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करा, 2 आगे लिया, y2 में से करा, पर dy/dt भी लिखना पड़ा। और इधर तो t की रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो कोई बात नहीं, इसको मैंने एक बार लिख दिया है, दोनों को समझाने की वजह से करा कि जब किसी और की रिस्पेक्ट में होगा तो आप जैसे यहाँ पर y था तो आप dy/dt लिख रहे थे, तो यहाँ पर अगर y की जगह आपने कुछ और कर दिया है तो पहले उसका डिफरेंशिएशन होगा, पर आपको dy/dt तो लिखना ही होगा। अभी और क्वेश्चन में समझा रहा हूँ बात को, पर ये बता रहा हूँ कि सेकंड मेथड कैसे दिक्कत भरा हो जाता है, और समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, समझना भी चाहिए, है ना। बुक्स ने दे रखा है तो इसको मैंने 2 आगे लिया होता और -1 तो 2t आता, मीन्स कुल मिलाकर 60 आ जाता और कांस्टेंट का 0 आ जाता। इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो ये 3t बचता है और y नीचे आ जाता है। अब ये तो आंसर में ऑप्शन में था ही नहीं, मैंने कॉम्प्लिकेशन दिख रहा था, वो क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ जो आपके आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं y की वैल्यू आपको वापस से यहाँ पर रखनी थी, तो ये बात समझ में नहीं आती, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ केवल रूट एक्स का फॉर्मूला ही ध्यान रख लें। हम लोग तो मैथमेटिक्स के थे तो भी हमने एज ए रूल लिख रखा था डिफरेंशिएशन में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आता था हम मैथमेटिक्स वालों के भी। तो इस मीन्स आप ये फर्स्ट पैटर्न ही याद रखें, ज़्यादा बेटर होगा। कोई स्क्वायरिंग खोलने की मेहनत ना करें, नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएंगे और आप ये लिखना भूल जाएंगे, और जब ये भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर कोई और पहुंच जाएगा जो भी शायद ऑप्शन में दे रखा हो। तो दोनों को नोट करें, और ये वाली प्रॉब्लम अब समझाने वाला हूं कि करा क्या है मैंने, है ना। वैसे एक बार समझाने की कोशिश करी है ना। अब अकेला होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, एक्स क्या करते हैं dy/dx लिखते हैं, पर जब अगर इस तरह की पावर आ जाती है तो हमको उसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है और साथ में dy/dt भी लिखना पड़ता है, और कहाँ कहाँ लिखना पड़ता है वो भी देख रहे हैं। नोट डाउन कर लें पहले इस क्वेश्चन को। ठीक बेटा, अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मैंने एरिया ऑफ सर्किल ले रखा है, एरिया इज इक्वल टू πr², पर क्वेश्चन था यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक बार हमारे को डिफरेंशिएशन बोला विथ रिस्पेक्ट टू r कर दे, मीन्स रेडियस की रिस्पेक्ट में कर दें, और एक बार बोला गया विथ रिस्पेक्ट टू t कर दे, मीन्स टाइम की रिस्पेक्ट में कर दे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्वाइट ईजी था, dr करा, dA/dr लिखा, इधर पाई एज ए कॉफिशिएंट कांस्टेंट बाहर लिया, dy/dr r² का करा तो 2 आगे आया, r मीन्स हमारे पास आंसर आ गया, माइनस करके ना पावर आगे जाती है। इसका मतलब ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन था। पर जब प्रॉब्लम आई हमारे साथ जो देखने को मिलती है हमारे को लगातार, कि इसका डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बी क्वेश्चन में ये बोला गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है dA/dt, पाई कॉफिशिएंट dA/dt। ठीक है, ये तो एक ही था, कोई डिफरेंशिएशन करना ही नहीं था। पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होना था, पर टाइम की रिस्पेक्ट में, मीन्स थर्ड पार्टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन तो करना है, 2 आगे लाना है, माइनस करना है 2r, पर dr/dt भी लिखना ना भूलें, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था एक। तो जब भी आप चाहे इसको ऐसे रिमेंबर कर लें, जब भी हमारे को कोई इक्वेशन दे रखी हो और उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन ना होकर किसी थर्ड डिफरेंट वाले से हो, वो मैंने एक रूल्स में लिखा था कि किसी डिफरेंट वाले से हो तो आपको डिफरेंशिएशन तो करना है, पर साथ साथ में जो चीज़ दे रखी है उसकी रिस्पेक्ट में भी आपको ये वैल्यू रखनी है, वो भी उसकी रिस्पेक्ट में रखनी है। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं नहीं समझा रहा हूँ, अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें मैंने 11th क्लास में समझाया है, तो मैंने बहुत लंबा, है ना, 4-5 घंटे में टॉपिक को समझाया है ना। तो वो मेरे उसमें प्ले लिस्ट में भी है, तो पर वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आप यहीं पर बात को समझें कि कैसे करना है, आपसे यही मिस आउट होता है और जिसकी वजह से आंसर कुछ और पहुँच जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर कि अगर कोई चीज़ अपन किसी थर्ड पार्टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन भी होगा और dr/dt भी लिखना होगा। ठीक, एक क्वेश्चन से और समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इंटीग्रेशन पर जा रहा हूँ। ठीक बेटा,
तो अपन अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने अपन को फिर दोबारा एक डिफरेंशिएशन दिया वापस बात समझाने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे को कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जब अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के रिलेशन में, जैसे एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई क्यूब प्लस जेड एफ, जेड की पावर 5, है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, पर समझा रहा हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम है तो सही इस तरह की, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं देते। पर ठीक है, क्योंकि पूरा डीपली समझाने बात समझ में आ जाए। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला मैंने, सबके एक्स की रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। इसका तो जैसे हम सेम होता है तो वही डिफरेंशिएशन 2x आ गया, सिंपल था। इस बार डिफरेंशिएशन है तो y पर रिस्पेक्ट x हो रही है, तो आपको डिफरेंशिएशन तो करना है। मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, 3 आगे आ जाता और 2 ऊपर हो जाता, है ना। डिफरेंशिएशन 3 आगे और ये पर dy/dx भी लिखना है, dy/dx भी लिखना है। वैसे जब z का कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन क्या होता, 5 आगे जाता, 5 में से 1 हो जाता, मीन्स 5z4। पर dz/dx भी लिखना मस्ट है। तो ये बात फिर समझाइए, वही वाली बात कि किसी और के रिस्पेक्ट में होगा तो डिफरेंशिएशन तो होगा, पर ये टर्म्स भी लिखनी है, इसलिए क्वेश्चन उठाया है। और एक बार वापिस फंक्शन ऑफ फंक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि साइन e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर दे रखा था। तो अब मेरे को बताएं, इसमें है तो ये एक ही टर्म, पर फंक्शन कौन कौन से आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम और अलजेब्रा। इट मीन्स हमारे को 1 2 3 4 बार हमारे को फंक्शन ऑफ फंक्शन करना होगा, जो सब मल्टीप्लाइड में लिखेंगे। अब पहले क्योंकि समझा चुका हूँ इसलिए थोड़ा इजी ढंग से कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, साइन थीटा। तो साइन थीटा या साइन एक्स का क्या पढ़ा था अपन ने डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स। पर मैं एंगल थोड़ी चेंज कर दूंगा, तो इसमें साइन का कॉस तो करा, साइन का कॉस किया अपन ने, पर एंगल तो वो ही लगाया हम लोगों ने, एंगल वो ही लगाया अपन ने जो दे रखा था। मैंने साइन एक्स का कॉस एक्स कर दिया, एंगल थोड़ी चेंज कर दूंगा, तो ये करा। फिर अपन ने करा एक्सपोनेंशियल का, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो e की पावर log x दे रखी, तो e की पावर log x स्क्वायर लिख दिया, है ना। इसका कंप्लीट करा। अब log x का करें, log x का क्या पढ़ रखा था, 1/x, पर यहाँ पर log x स्क्वायर आ रहा है तो 1/x स्क्वायर कर दिया, इस log x को कंप्लीट करा। अब बचा था एलजेब्रा, एलजेब्रा का कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का तो 2x, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, x से एक x कैंसिल्ड हो गया, 2 सबसे अपन ने आगे लिख दिया, इस टर्म को भी इधर लिख दिया कि ऐसा ना हो कि एंगल से मल्टीप्लाइड कर दे और सबसे लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म लिखी जाती है, इससे कंफर्म पता रहे कि ये x का एंगल था। तो ये था डिफरेंशिएशन, जो इतनी की बात समझ में आ गया है। और आगे के लेक्चर्स में जब मैं 1D SHM जब कराऊंगा तो वापस से आपको मैथमेटिकल टूल का रिवाइज कराता रहूंगा, है ना बेटा। तो नोट डाउन करें फटाफट इसको। ठीक, अब इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक बेटा, अब इंटीग्रेशन समझ रहे हैं, जो अपना कोई ज़्यादा लेवल नहीं होता इंटीग्रेशन का। आपने देखे होंगे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारे को इंटीग्रेशन से, वर्क में ही देखने को मिलते हैं हमारे को ज़्यादातर क्वेश्चंस, है ना। डेरिवेशंस में जरूर दिखते हैं, पर एज ए न्यूमेरिकल्स नहीं दिखते हमारे को, है ना। तो है भी सिंपल, मैंने है तो बहुत ज़्यादा लेवल है, बहुत ज़्यादा, पर अपने फिजिक्स में कोई बहुत खास लेवल नहीं है। पर इसलिए ही मैं पहला क्वेश्चन ही फंक्शन ऑफ फंक्शन का ही उठा रहा हूँ। जैसे cos 3x + 7 आया, तो अगर मोटे तौर पर देखें, जैसे वहाँ पर देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है और उसके साथ अलजेब्रिक टर्म लग रही है, तो आपको पहले तो cos x का ही इंटीग्रेशन करना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, 4 ही तो फॉर्मूले से बोले याद करने के लिए। तो cos x का sin x लिख दिया, cos x का sin x लिख दिया मैंने, ठीक। फिर आपको क्या करना है, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन था, मीन्स जो ये वाली टर्म थी, दूसरी जो अलजेब्रिक टर्म थी, उस टर्म को आपको कहीं ना कहीं रफ में उसका डिफरेंशिएशन सोचना है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर अपन करते, लेट मैंने y मान लिया, तो 3 तो आता और कांस्टेंट का 0 हो जाता। तो जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको आपको डिवाइड में लिखना है। वहाँ पर क्या कर रहे थे हम, फंक्शन ऑफ फंक्शन को मल्टीप्लाइड कर रहे थे, वहाँ पर। यहाँ पर डिवाइड में रखना है, जो प्लीज़ आप रिमेंबर रखें कि ऐसा करना है जब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़े। बच्चे यही मिस आउट करते हैं, जिससे आंसर चेंज हो जाता है। वहाँ पर हर चीज़ मल्टीप्लाइड में थी, यहाँ पर हर चीज़ डिवाइड में है ना। तो आपको बस ये काम करना है कि पढ़ इंटीग्रेशन रहे, पर कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है उसको आपको रफ में या ब्रेन में आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो ऑलवेज इजी होगा, क्वाइट इजी। तो वो जो भी आएगा उसको आपको डिवाइड में लिख देना है, आंसर तो cos x का sin x था, समझ गए होंगे। ठीक, अब अगर अपन देखें तो आपने सबने क्वेश्चन देख रखे हैं 11th और 12th के अंदर कि हमारे को एक लिमिट दे रखी होती, कोई कांस्टेंट प्लस सी नहीं लगाना होता हमारे को। तो ठीक है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब पहले हम x का करते हैं और एक 2 का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दें। तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1 2, और नीचे भी 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से 2, इस तरह से अपन लिख देते हैं। 2 कांस्टेंट का बोला था कि जिसकी रिस्पेक्ट में करेंगे वो लगा देंगे।
और फिर अप्लाइड, तो इसमें ये आंसर आ गया x2/2 और 2x मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसमें रखनी होती है वैल्यू, तो ये रख दिया मैंने, इस x की जगह 2 रख दिया और अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट रखी तो माइनस का साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट 0 थी तो 0 रखी, उसका स्क्वायर सॉल्व करा। इसके अंदर भी पहले अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी 0। फिर आप सॉल्यूशन करना जानते हैं, इधर 4 का 2 आ जाता है, इसका 0 ही रहता है, इसका 4, इसका 0 मीन्स टोटल आंसर 6 हो जाता। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो अपन ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करे। अब थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा भी समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत। मैं पूरा मैक्सिमा मिनिमा नहीं समझा रहा, जितना हमारे काम आएगा उतना समझा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और मैक्सिमम मिनिमा भी समझा देता हूँ। नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना, फिर देख रहे हैं अपन। प्लीज रिमेंबर, इसको रिमेंबर रखें, है ना बेटा। ठीक बेटा, तो कुछ इंटीग्रेशन और देख रहे हैं जिससे कुछ और चीज़ भी कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। देखो कई बार अपने cos x होता है, तो cos x में अपन ने -π/2 से π/2 अपन को दे रखा था एंगल्स, तो cos x का क्या पढ़ रखा अपन ने sin x, तो sin x ले लिया, -π/2 से π/2 ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपर लिमिट लगाई, मीन्स π/2 रख दिया, फिर लोअर लिमिट लगाई। ठीक, पर एक्चुअल में एक रूल होता है, जो केवल रूल बोलूँ ओनली फॉर कॉस थीटा के लिए बात करूँ, तो उसके अंदर अगर माइनस कॉस थीटा आता है तो वो बाहर नहीं जाता, मीन्स वो पॉजिटिव हो जाता है। पर बाकी सबके लिए अगर माइनस का साइन आता है तो वो बाहर चला जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, रखा तो वही था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे रखी है मैंने, है ना। तो यहाँ पर साइन π/2 में साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 + 1 2 आंसर आ गया। ठीक, ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, इन्फिनाइट से आर। तो अपन को जब डी आर के रिस्पेक्ट में करना था तो बाकी सब कांस्टेंट की तरह ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर r-2 मैंने ऊपर ले लिया है डायरेक्टली, है ना, इसी का करना था। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जो पावर आएगी उसमें ऐड कर देंगे और उसको ही नीचे लिख देंगे, तो वो ही कर दिया। तो इसका मीन्स हो गया -1 और इधर पावर -1 हो गई। पर ये माइनस तो आगे चला गया ना, ये वाला पावर जो माइनस आएगा उसको आगे ले लो, r की पावर -1 है, तो -1 को हम लोगों को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ही तो ले जाएंगे। फिर ये माइनस को हम बाहर ले लें, जिससे थोड़ा इजी कैलकुलेशन रहे। माइनस मैंने बाहर ले लिया, फिर मैंने अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट रख रहा हूँ अब, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन्फिनाइट, आर रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट पर लोअर 1/इन्फिनाइट का मतलब तो 0 ही होता है। तो आंसर कितना आ गया, -gm/r, ये हमारे पास आंसर हो गया। एक वो जो अपन अल्टरनेटिंग करंट में देखते हैं cos 2ωt है, तो cos ω/t को मैंने cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, तो वो रख दिया। फिर आपको बताया गया था फंक्शन ऑफ फंक्शन है, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिर्फ t होना चाहिए था, मैंने cos t होता sin t लिख देते, पर मैं यहाँ पर 2ωt और है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम फिर दोबारा करेंगे। मैंने है तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे पहले समझाया फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो मन में या माइंड में सोचा कि इसका कितना होता है डिफरेंशिएशन, जब हम टी की रिस्पेक्ट में करते हैं जस्ट 2ω आता है, जिसको हम कहाँ पर लिख देते हैं, डिवाइड में। तो प्लीज रिमेंबर इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखते हैं। तो बाकी तो मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी, पर साइन 0 तो 0 होता है, तो इट मीन्स ये टर्म तो 0 ही हो गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। तो आई थिंक समझे होंगे। अब लास्ट में सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम समझ रहे हैं, जिसका कुछ तरीका बता रहा हूँ, सिंपली मैंने जो पैटर्न है वो देख रहे हैं बेटा, है ना, तो नोट डाउन करें। ठीक बेटा, ठीक है बेटा। तो अगर अपन को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो क्या करते हैं, कितना तक करना चाहिए सिर्फ अपन को नेट लेवल पर, वो देखना है। जैसे अगर अपन से बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और एक इक्वेशन दे रखी थी अपन को, तो ठीक, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या करना होता है, जो भी हमारे को इक्वेशन दी जाए उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन। तो अपन ने टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये तो हो गया -2t और 4t का हो गया 4 और 4 का हो गया 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करते ही उसको आपको 0 के बराबर रख देना है। तो मैंने जैसे ही इसको 0 के बराबर रखा, t = 2 आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में तो ये होता है वो टाइम मैक्सिमम ही पूछता है, तो वो t = 2 ही हमारा आंसर होता है कि किस टाइम पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आंसर यही हमारा एंड हो जाता है। और कभी कभार बोलता है वो पोजीशन कितनी थी जो मैंने यहाँ पर पूछी x की, तो अपन करेंगे क्या, जो मैंने लिख दिया इट इज अ टाइम t = 2 एट विच x इज मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो जो t = 2 टाइम था उस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी, तो अपन ने यहाँ पर वैल्यू रखी होती जो मैंने यहाँ पर रखी और आंसर 8 आ जाता। मीन्स हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट था। अगर ये मिनिमम पूछता तो हमारा आंसर मिनिमम ही निकलता, कोई चेक करने की जरूरत नहीं होती। मैथमेटिक्स लेवल पर होती है, आईआईटी मेंस एडवांस में हमारे को जरूरत नहीं होती, जब अपन नेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यही हमारा आंसर था। ये कर तो दिया है थर्ड स्टेप पर, चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो क्रॉस कर रहा हूँ। वैसे है क्या पैटर्न,
तो पैटर्न ये है कि जो आपने पहले डिफरेंशिएशन किया था उसका फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन मीन्स अगर मैं इसका फिर डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका आ जाएगा -2 और ये 0 आ जाएगा। तो अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है वो मैक्सिमा होगा, ठीक। पर देर इज नो नीड फॉर चेकिंग फॉर दिस, है ना। और इस पर और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने जब अपने दूसरे वीडियोस बनाए मैथमेटिकल टूल्स के अंदर 1 आवर्स के, तो उनके अंदर जरूर ये एक्सप्लेन कर रखा है, पर अभी कोई नीड नहीं है हमारे को एग्जाम्स में। तो ठीक, आई होप आप समझे होंगे कैसे करना है। अगर मिनिमा पूछा होता तो मिनिमा ही होता और रियली में पुटिंग करके चेक करते, मिनिमा होता, चेक करने की जरूरत नहीं है, पर चेक करते तो ये आंसर पॉजिटिव आता तो ठीक था। जब ऐसा करते तो वो उसमें मिनिमम वैल्यू हो जाती, पर भी मैक्सिमम था, नेगेटिव आया, इसका मतलब है ये नेगेटिव था। ठीक बेटा, है ना। तो यहीं पर मैं मैथमेटिकल टूल को ऑफ कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। ठीक है बेटा, क्रैश कोर्स में।